गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली दो पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स का पेपर हो गया, आंसर की भी हमने रिलीज कर दी थी, पेपर का एनालिसिस भी बताया था मैंने। अब जो क्वेरी आई हैं कल परसों में दो दिन जो क्वेरीज आई हैं, एक तो हम एक एक आंसर को फिर से बात कर लेते हैं। डिटेल एनालिसिस कुछ लोग चाह रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है तो उनके बारे में डिस्कशन हो जाए, और हो सकता है 1 वीक के अंदर आंसर की रिलीज भी हो जाए, ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज भी हो जाए। 100% तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कोचिंग या यूपीपीएससी खुद 100% आंसर सबके ठीक होंगे। 2-4 क्वेश्चनों में एम्बिग्यूटी हमेशा रहती है, सिर्फ स्टेट एग्जाम में नहीं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी रहती है, कई बार लैंग्वेज को लेकर, कई बार ऑप्शंस को लेकर। तो ये समझना कि बिल्कुल 100% कोई भी परफेक्ट होगा वो नहीं कह सकते। 2-4 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट भी वेरी करेगा, और कमीशन का आंसर आएगा उसमें भी गलती हो सकती है, इवन हर बार 2-4 क्वेश्चन में होता ही है। तो एक तो हम डिस्कशन इस पे करेंगे। दूसरा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेंस के लिए तैयारी हम प्लान करें कि नहीं करें, कितने स्कोर पे हम सोचे मेंस को लेकर ब्रांच के हिसाब से। तो अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, मेंस को लेकर कैसी अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो दो चीजों पे चर्चा करेंगे, एक तो पेपर को लेकर एक एक क्वेश्चन के बारे में बात, एम्बिगुअस क्वेश्चन जो है उन पे बात करेंगे। दूसरा, नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए मेंस को लेकर। तो पहले पेपर डिस्कस कर लें। जीएस वगैरह के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए थे, काफी क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे उसमें। और जो मैंने डे 1 पे बात कही थी कि निगेटिव कंट्रोल करना, कई लोगों को रियलाइज हो रहा है कि निगेटिव की वजह से गड़बड़ हुआ, अच्छा खासा स्कोर बन रहा था, निगेटिव ज्यादा किए। हाँ, एक बात सभी ने कॉमनली कही कि आरोहन से हमको क्वेश्चन बहुत मिले, और जो पढ़ाया गया टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, ये कॉमन सभी ने कहा कि क्वेश्चन डायरेक्ट हमें मिले और हम कंफर्टेबल रहे, पेपर में दिक्कत नहीं रही। मतलब आरोहन को लेकर शिकायत किसी की नहीं रही, जो भी बैच कोर्स वगैरह में थे, जिन्होंने भी कंटेंट पढ़ा, ये दिक्कत किसी को नहीं रही। तो एक एक बार जरा मैं जल्दी से एक एक क्वेश्चन को बता दूं, कहां कहां पे एम्बिग्यूटी है और कहां पर क्लैरिटी है। बिल्कुल, आरोहन ने जो आंसर की रिलीज की है, देखो, नॉट करेक्टली मैच वाला क्वेश्चन आया था, आप अपना फाइनल आंसर मैच भी कर लीजिएगा। एक बार एक एक आंसर को बता भी दे रहा हूं। ये हमने कल ही आंसर की रिलीज कर दिया था, पर कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो जाने चाहिए। इसका आंसर बिल्कुल ठीक, नॉट करेक्टली मैच वाला। एक तो देखो, आंसर की रिलीज करने को भी लेकर होता क्या है, हड़बड़ी मची रहती है, इतनी जल्दबाजी रहती है कि ज्यादा व्यू के चक्कर में कौन पहले रिलीज कर देगा। अरे पहले से इंपॉर्टेंट है कि सही आंसर रिलीज होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, एक ही सेशन में 2 टीचर डिस्कस कर रहे हैं, दोनों अलग आंसर दे रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। टाइम लेकर एक आध दिन के बाद आंसर की रिलीज करें, पर ऑथेंटिक करें। यही हाल इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो पहला वाला जो है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं। आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर के बारे में नहीं है, अपॉइंटमेंट के बारे में है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं, किसी का कोई इस पे वो नहीं आया कि अलग अलग मिसमैच हो रहा हो कहीं से। सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर, आर्टिकल 324 से 329, क्लियर आंसर, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। जहां होगा मैं खुद ही बताऊंगा। रतन टाटा को किस साल पद्म विभूषण मिला था? 2008। 2008 करंट अफेयर में रतन टाटा के बारे में जहां पढ़ाया था, पढ़ाते समय कहा था अवार्ड पूछता है, किस समय सम्मानित किए गए थे, क्या क्या अवार्ड मिले, नेशनल इंटरनेशनल, पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन ऐसे बनता है। पर ईयर याद रखना आसान नहीं था, इसलिए मैं इसको इजी नहीं मान रहा हूं। भले क्लास में कराया हो, पर इजी नहीं मान रहे, क्योंकि ईयर याद रखना मुश्किल है। क्लास 8 युवा उद्यमी विकास अभियान, एज इट इज क्लास का क्वेश्चन है, 8th क्लास। उस दिन मैंने आपको परसों सेशन में दिखाया भी था, क्लास की पीडीएफ में एज इट इज दिखाया है, क्लास में पढ़ाया भी है। स्वरोजगार योजना अलग है, युवा उद्यमी अलग है, मिक्स मत करिएगा। युवा उद्यमी विकास योजना क्लास 8th क्लास का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्लियर क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा, क्लियर क्वेश्चन। तो 5-7 क्वेश्चन ही होंगे जहां पर एम्बिग्यूटी लोगों को लग रही होगी मिसमैच हो रहा होगा, ये तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इनमें, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल है, केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एक्सेप्शन वगैरह भी बताए थे मैंने, पर ये स्टेटमेंट एंजाइम का केमिकल नेचर प्रोटीन होता है। लाइफ साइंस में एक्सेप्शन भी बताया हुआ है कौन सा है।
ये क्लियर क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ में लोकेटेड नहीं है। देखो जल्दी जल्दी में गड़बड़ी ऐसे ही हो जाती है, स्टूडेंट्स ने टीचर से भी। कौन सा छत्तीसगढ़ में नहीं है और कोल माइन पूछ रहा है। तो पिछली क्लास में गलती से मैं चिरीमिरी जो बोल गया था मैं, चिरीमिरी टाउन बंगाल के अंदर है, बांकुरा जिले में। तो चिरीमिरी टाउन नहीं पूछ रहा है, वो चिरीमिरी कोलफील्ड की बात कर रहा है। इसी नाम का कोलफील्ड छत्तीसगढ़ में है। अब आप सोचो कैसे कैसे गलती एग्जाम में हो सकती है, स्टूडेंट्स ने टीचर से भी। तो चिरीमिरी जगह बंगाल बांकुरा जिले में, ये बात भी सही है, पर कोलफील्ड जो है चिरीमिरी नाम का वो छत्तीसगढ़ में है। तो बारजोरा जो है वेस्ट बंगाल, ये इसका आंसर था, ये करेक्ट होगा। मार्क कर भी दिया है मैंने। तो पिछले सेशन में जो जीएस के क्वेश्चन मैंने कराए थे, चिरीमिरी की जगह बारजोरा, बस ये क्वेश्चन में चेंज था, बाकी सारे तो क्लियर थे उसी समय। बारजोरा करेक्ट। तमिलनाडु विंड पावर, ये क्वेश्चन कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्लियर क्वेश्चन है। इसका मैंने मैप भी दिखाया था आपको। माउंटेन रेंजेस साउथ से नॉर्थ की तरफ, पीर पंजाल सबसे पहले, फिर जस्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, यही सीक्वेंस है। पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, यही आंसर होगा। मोनाजाइट के सबसे बड़े रिजर्व हमारे पास मालाबार कोस्ट एरिया, केरल, केरल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो गड़बड़ क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में, जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, दक्कन क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टाने हैं, थिक रॉक्स हैं, मोटी चट्टाने हैं जो बारिश के पानी को नीचे तक पहुंचने नहीं देती, तो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हो पा रहा। ये स्टेटमेंट दोनों अलग अलग सही है। डक्कन ट्रैप जो है ग्राउंड वाटर की कमी, ये बात सही है। डक्कन ट्रैप में काफी मोटी बेसाल्ट की चट्टाने हैं जो ग्राउंड वाटर को नीचे तक नहीं, बारिश के पानी को नीचे तक नहीं पहुंचने देती, कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। अलग अलग दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर इसमें एक दिक्कत क्या है, स्टेट में कई बार ऐसे क्वेश्चनों में घुमाता है। ये जो 1000 मीटर थिकनेस लिख रहा है ना, इसमें डाउट रहता है कि 700 मीटर है कि 800 है। अब जहां से क्वेश्चन इसने पिक किया होगा, स्टेट में ओरिजिनली क्वेश्चन बनाते नहीं है, ज्यादातर ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में ओरिजिनली क्वेश्चन बनाया भी जाता है। अब जहां से क्वेश्चन पिक किया होगा, आंसर भी वहीं से उठाया होगा। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट 1000 मीटर है कि नहीं, इसलिए मैंने स्टार लगाया है, ये चेक करने की बात है। ये स्टेटमेंट सही है, ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव नहीं हो पा रहा, कारण बेसाल्ट के चट्टाने, ये बात भी सही है, पर एग्जैक्ट थिकनेस 1000 मीटर है कि नहीं, ये मैंने चेक करने के लिए कहा था आपको। ठीक है, अब ये आंसर की जहां से इसने पिक किया होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगी बात। हालांकि मैं अपने अकॉर्डिंग जो मान के चल रहा हूं, दोनों को करेक्ट मान रहा हूं और आर वाले को ए का रीजन मान रहा हूं। अगर ये नंबर पे कंफ्यूज करने लग जाएगा 1000 की बजाय 1200, तो किससे भी नहीं बनेगा। ठीक है, हालांकि स्टेटमेंट ठीक होना चाहिए, इन जनरल लिया जाता है, या तो रेंज लिख देता 1000 से 1200 मीटर। एग्जैक्ट थिकनेस थोड़ी है हर जगह पे, कहीं ज्यादा थिकनेस है कहीं कम थिकनेस है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर जो लिख दिया है, अब ये कहां से पिक किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हो सकता है कमीशन के आंसर में वेरिएशन आ सकता है, 1% भी जहां पर डिफरेंस आ सकता है, मैं खुद ही आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने स्टार लगाया वहां पर। मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, दोनों सही है और ये इसका रीजन भी है, पर ये नंबर जो है ना, इसको लेकर गड़बड़ कर सकता है। 1% भी डाउट कहीं है तो मैं खुद ही बोल रहा हूं, ये वाले में मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, गियार्डिया, कुछ लोग कह रहे हैं देखो हमने गियार्डियासिस बताया था, अरे बकवास बात है, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में शायद ही किसी ने कराया हो। भाई मैंने तो नहीं कराया, पर शायद ही किसी ने इसको टच भी किया होगा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसी ने बताया हो। ये अलग बात है, बाद में पेपर हो जाए, गूगल देख देख के आंसर करते रहो, पर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बनना आसान नहीं था। पेपर आने के बाद उतने ही क्वेश्चन को गूगल सर्च करके बताना और एक्चुअल में एग्जाम में याद आना, क्लास में हुआ भी नहीं, किसी ने कराया भी मुश्किल ही होगा, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आप पहले से बता के भेजो। मतलब मुझे नहीं लगता, इन जनरल मुझे नहीं लगता कि वो टॉपिक हुआ होगा गियार्डिया वाला। खोंड मूवमेंट, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, क्वेश्चन करेक्ट है ये। राजकुमार शुक्ला, डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण इनवाइट किए थे, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्लियर क्वेश्चन। द मैन विद बर्न्ड लेग्स, कारिकलान, चोल एम्पायर का राजा, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। एक था एम्बिग्यूटी वाला बताया मैंने, ए हॉल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन द्वितीय, क्लास की लाइन, सीधा क्वेश्चन है, ये तो पिछली क्लास में बता भी चुका हूं मैं ये सब। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, बिल्कुल ठीक, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। तो जीएस के 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो वो दिखा, दसवंत, ये दसवंत और बसवान, ये दोनों अकबर के समय के पेंटर, ये दोनों अकबर के समय के पेंटर, ये होना चाहिए फकीरुल्लाह शाहजहां।
डी होना चाहिए। बुलेट ट्रेन जापान, क्लियर क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ज्वेलरी वाला एक्वारिजिया HCl HNO3 का मिक्सचर, क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं। अब क्लियर आंसर मैच कर सकते हैं आप, कितना स्कोर बनना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल इसी की बनी होती है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था अर्थ वाला, अर्थ एकमात्र प्लेनेट है जहां लाइफ है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 का मिक्सचर, ओनली वर्ड यूज नहीं किया इसने, ये कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जिसमें ओनली ये गैसेज हैं, ओनली वर्ड यूज नहीं कर रहा। अगर यूपीएससी का क्वेश्चन होता तो ये स्टेटमेंट ठीक माना जाता, क्योंकि यहां पर ओनली वर्ड यूज नहीं कर रहा, यूपीएससी स्पेसिफिक लिखता है, वो लिखता है कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है जो ओनली मिक्सचर है इन गैसेस का, तब तो बात गलत हो जाती, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन 78%, 50 बार बताया हुआ है, ऑक्सीजन 21%, और इसके बाद आर्गन आता है 0.9, CO2 आता है 0.03, इसके बाद नियॉन है, हीलियम है। भाई 99.93% तो ये चार गैसेज ही हैं, और उनमें से भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला के 99 और 0.03% CO2, मेनली वर्ड यूज कर देता तो भी ठीक थी बात, पर ये ओनली नहीं कह रहा है, एटमॉस्फेयर इन गैसेस का मिक्सचर है, ये बात सही है। इसके अलावा और भी गैसेस हैं, पर इसने ओनली वर्ड यूज नहीं किया, इस वजह से मैं इसको करेक्ट मान रहा हूं, इसने ओनली वर्ड नहीं लिखा है। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है विच इज अ मिक्सचर ऑफ ये गैसेस, इन जनरल यही लिखा जाता है तो वैसे और भी गैसेस, पर ज्यादातर एटमॉस्फेयर में गैसेस को लेके मेनली इन गैसेस की बात करते हैं, है जबकि और भी, अगर ये ओनली लिख देता तो क्लियर गलत हो जाता है ये आंसर। ठीक है, अब स्टेटमेंट दोनों सही हैं, फिर कह रहा है कि भाई इसमें सही गलत कौन सा तय करें। अर्थ के ऊपर लाइफ है, इसके तीन मेन कारण है। गोल्डीलॉक्स जोन में अर्थ पड़ता है, गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब हैबिटेबल जोन, सन से जो हमारी दूरी है, हम बहुत नजदीक भी नहीं बहुत दूर भी नहीं, मॉडरेट दूरी पर हैं, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है वाटर का होना जो लाइफ के लिए चाहिए, और तीसरा रीजन है हमारे पास एटमॉस्फेयर होना जो हमें सस्टेन करने के लिए चाहिए। तो अर्थ पे लाइफ होना, उसके कई कारण हैं, सन से हमारी मॉडरेट दूरी, ज्यादा नजदीक होते जल जाते, ज्यादा दूर होते बर्फ हो जाते, पानी का होना, और तीसरा मेन कारण एटमॉस्फेयर का होना, ये तीनों फैक्टर हैं। पर ये ऐसा तो नहीं कह रहा कि ये एकमात्र फैक्टर है लाइफ के होने के लिए, ये भी एक फैक्टर है, ओनली रीजन नहीं है। तो ओनली वर्ड तो लिखा ही नहीं कहीं पर। अर्थ प्लैनेट है जहां पर लाइफ है क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है और यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन CO2 मौजूद है, ये बात सही है और ये करेक्ट रीजन होना चाहिए, ये भी एक कारण है। ओनली वर्ड लिखता तो गलत हो जाती बात, इसके अलावा और भी कारण है, पर ये भी एक रीजन है। कई प्लैनेट पर लाइफ नहीं मिल पा रही, उसका कारण है एटमॉस्फेयर में सही कंपोजिशन ना मिल पाना, और कुछ जगह तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर में सही कंपोजिशन गैसेस का होना ये भी कारण है अर्थ पर लाइफ का होना, तो इसके हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब वही मैंने बताया, जहां से पिक किया होगा ओनली वर्ड को कंसीडर कर रहा है कि नहीं, और इन क्वेश्चन को आप चैलेंज भी कर सकते हो, जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं एग्जाम के बाद जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनको, क्योंकि आंसर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी बता दिया जाए वो मैटर नहीं करता, जो हम आंसर दे उसका जस्टिफिकेशन ऑथेंटिक सोर्स भी हमारे पास है कि नहीं। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को होता है, ये क्लियर क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी नहीं। तो 25 में से एक ही दो क्वेश्चन यहां पर हैं जहां पर आपको कमीशन का आंसर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सारे क्लियर हैं। हिंदी देखो मैं नहीं पढ़ा था, मेरा एरिया भी नहीं है। आरोहन के जो एक्सपर्ट पर्सन जिन्होंने हिंदी के आंसर दिए, और देखो आरोहन पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो अपने सब्जेक्ट में कोई वीक हो। ठीक, मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि जो बेस्ट हो वो आपको कराए। जैसे मैकेनिकल में आपने देखा थर्मो वगैरह के टॉपिक, जो खुद PhD हैं मैकेनिकल, वही एरिया है, उन्होंने कराया, क्वेश्चन आपके बने भी। हिंदी में किसी को कोई समस्या नहीं आई, बच्चों का भी जो रिस्पॉन्स आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन पर एक स्टूडेंट ने अपना कंसर्न जाहिर किया है कि सर एक क्वेश्चन है उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो देखो उसमें जो टीचर ने भी कहा था आंसर की देते समय, टीचर ने भी जो कहा था उसमें ये कहा था उन्होंने कि 34 नंबर क्वेश्चन में कमीशन के आंसर में या तो बी या तो सी में से कोई आंसर आएगा। अब 25 में से एक क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन की बात है और टीचर क्लियरली कह रहा है तो ये तो उल्टा अप्रिशिएट होने वाली बात है। इसमें ये थोड़ी कि भाई कहीं दो ऑप्शन क्लोज हो सकते हैं। तो टीचर ने जो बताया, हिंदी मेरा एरिया नहीं है, टीचर ने जो बोला
इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर कमीशन देगा, या तो बी या तो सी। हालांकि उन्होंने सी आंसर बोला है, पर उन्होंने ये कहा था कमीशन से ये मिसमैच हो सकता है कि क्या पता वो बी भी दे सकते हैं। केवल इस एक क्वेश्चन में उन्होंने कहा या तो बी या तो सी में से होना चाहिए। ठीक है, 25 में से एक क्वेश्चन हिंदी में, बाकी 25 में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं, किसी बच्चे का कोई मैसेज भी उस पर नहीं है, केवल इस क्वेश्चन को लेकर है कि सर इसमें डाउट है। तो उन्होंने पहले ही कहा कि बी या सी में से कोई एक आंसर कमीशन चूज करेगा, उन्होंने हालांकि सी दिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई बात। अब आ जाओ इस वाले पर, एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन आए हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जहां पर एम्बिग्यूटी है। एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस, क्लियर क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो सकती। रिस्क एनालिसिस में क्या टर्म नहीं आता, रिस्क हैरेसमेंट नहीं आता, बिल्कुल ठीक। एक ये क्वेश्चन है, देखो इसमें काफी आंसर लोगों के वेरी कर रहे हैं। आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, ये बात ठीक है। आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, ये बात सही है। पर क्वालिटी को लेकर आईएसओ का जो पहला स्टैंडर्ड आईएसओ 9000, ये डराइव वहीं से हुआ है। ये पूछ रहा है कि डराइव कहां से हुआ। आईएसओ 22000 का जो बेसिस है, आधार है, ये किसका डेरिवेटिव है, आईएसओ 9000 का डेरिवेटिव है। तो 4 को तो स्किप नहीं कर सकते आप। अब कॉम्बिनेशन जो बनेगी उसके हिसाब से क्या लगाएं, 4 को स्किप नहीं कर सकते, तो या तो आप आंसर ये लगाते या तो ये लगाते। आईएसओ 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सीधे इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, 1 नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका बी होना चाहिए। अब प्रूफ चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। आईएसओ 22000 इज अ डेरिवेटिव ऑफ, गड़बड़ क्या होता है, कई बार लोग सीधे सीधे चैट जीपीटी गूगल सर्च मारते हैं और सीधे जो आएगा ऊपर ही उसी को फॉलो कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि चैट जीपीटी पर सीधा भरोसा ना करें, क्योंकि सन 2020 के पहले का डाटा जो ऑनलाइन पे पड़ा हुआ है वो सीधे उसी को सर्च करके पिक कर लेता है, और कई सारी गलतियां नेट पे घूम रही हैं, वो डाटा भी पिक कर लेता है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो सीधे सीधे बिलीव नहीं करना चाहिए चैट जीपीटी पर। ऑथेंटिक 5-7 सोर्स चेक करोगे तब आंसर क्लियर होगा क्या होना चाहिए। तो आईएसओ 22000 इज डेरिवेटिव ऑफ, यही तो बात है। सबसे पहले तो ये देख लें, कोई एक ऑप्शन तो क्लियर हो जाए। देखो, स्विस अप्रूवल इंटरनेशनल ये लिखा है, पहली लाइन है, इट इज ए जनरल डेरिवेटिव ऑफ आईएसओ 9000। ठीक है, इसके नीचे कई सारे हैं, सब में लिखा हुआ है, ये देखो, क्वालिटी फाउंडेशन, दिस इज ए जनरल डेरिवेटिव ऑफ आईएसओ 9000। पढ़ सकते हो, किसी भी राइटअप को ओपन कर लो, कोई भी राइटअप ओपन कर लो, ये तो लिखा ही है, देखो यहां लिखा होगा। ये देखो, ये लिखा सेकंड पैरा इस लाइन में, ISO 22000 is a standard developed by ISO dealing with food safety. This is a general derivative of ISO 9000. ISO 9000, a technical specification of food safety requirement and guidelines. तो ये तो ऑप्शन 4 को तो आप हटा ही नहीं सकते। अब दिक्कत क्या है, 4 को नहीं हटा सकते, और 1 वाला, ये 14000 वाला है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो पहले को एलिमिनेट करना पड़ेगा। केवल एक ही ऑप्शन बची रहा है इसमें। HACCP वाले को ध्यान, ये भी फूड सर्टिफिकेशन के बारे में होता है, पर इस पर ध्यान तब लगाएं जब कॉम्बिनेशन तो बने ऑप्शन में, बन कहां रहा है, ओनली 4 होना चाहिए। एक इसमें एम्बिग्यूटी मिसमैचिंग हो रही थी। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने टिक करने में गलत किया है, ये मुझे मार्क एक्चुअल में प्रोडक्ट ओरिएंटेड करना था, गलती से प्रोसेस पे लगा दिया। क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो है ना, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा। ये ठीक कर लेना, ये मार्किंग गलत हो गई है इसमें, ये नहीं होगा, ये ए वाला होगा। ये प्रोसेस ओरिएंटेड क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्वालिटी कंट्रोल है, ये वाला आंसर सर्कल कर दे रहा हूं मैं। टेलीग्राम में करेक्शन मैंने आपको डाल भी दिया था और बता भी दिया, ये मार्क करने में गड़बड़ हुआ, ये वाला ठीक आंसर है। क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं, ये क्लियर क्वेश्चन है। बाकी ये प्रोबेबिलिटी लॉ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कंफ्यूजन नहीं। आईएसओ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कोई कंफ्यूजन नहीं। एम्बिग्यूटी कहीं पर भी है, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये ईएससी का आया वो क्वेश्चन है, देखो ये वाला, प्रोजेक्ट के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टाइम और कॉस्ट तो होना ही होना है, टाइम और कॉस्ट तो हर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रेंट है ही। ईएससी का आया वो क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ, और प्रीवियस ईयर में कराया भी था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाया है कि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट कॉस्ट नहीं है, तो टाइम और कॉस्ट तो होना ही है, तो ये डी ऑप्शन पर बनेगा इसमें। ये सिंपल क्वेश्चन था,
क्लियर क्वेश्चन, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं। AAR वाला इंडेक्स ऑफ वेटनेस डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूनिटी ऑफ ड्रॉप ऑफ क्रॉप, कोई कंफ्यूजन नहीं, यही आंसर होगा। हेक्टेयर पर क्यूमेक, यील्ड ऑफ अ रिजर्वॉयर, आउटफ्लो डिमांड, तो मैच कर लीजिएगा कितना आंसर, कितना इसको स्कोर बनना चाहिए आपका। आउटफ्लो डिमांड करेक्ट। लेवल क्रॉसिंग वाले में देखो टीचर ने कंफ्यूजन बताया कि इस पे डाउट है सर, कमीशन क्या आंसर देगा उसके हिसाब से, यहां मैंने कोई आंसर मार्क नहीं किया है। अननेसेसरी जबरदस्ती ज्यादा नॉलेजेबल बनने के चक्कर में कुछ भी आंसर नहीं करना। जहां एम्बिग्यूटी लग रही है कि इन दोनों में बराबर बराबर चांस लग रहे हैं टीचर को, अगर एक की तरफ भी 90% होता तो मैं उसको बोल देता। तो टीचर ने कहा सर मुझे इस पे क्लियर नहीं है कि क्या आंसर होना चाहिए। दो में क्लोज लग रहा है, एक 1 वियर या 2 वियर, 2 रेगुलेटर तो बोला था उन्होंने, पर ये वियर वाले में क्लियर नहीं था, तो यार स्टार लगा दिया मैंने, इसको मैंने स्टार लगा दिया। अननेसेसरी हर क्वेश्चन का आंसर करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय ए फोटोन, 1000 बार पढ़ाया वो क्वेश्चन है। E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 4-5 सब्जेक्ट में पढ़ाया हुआ बार बार ये, तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, ये क्लियर क्वेश्चन है, इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अब ड्राइंग के एक आध क्वेश्चन में हो सकता है, देखो ड्राइंग के 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है, तो ड्राइंग पर डिस्कशन अब मैं इसमें नहीं कर रहा हूं। जो टीचर ने दिए हैं मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर टीचर ने जो दिए हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, तो ड्राइंग को लेकर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जो आंसर बताए गए हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब जिस चीज की मुझे थोड़ी बहुत समझ है वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। ड्राइंग के बारे में जीरो आइडिया है, इसलिए ड्राइंग के बारे में बात मैं नहीं कर रहा। आंसर तो दिए गए मैंने बता दिए वहां पे। पेटेंट स्पेसिफिकेशन, ये क्लेम वाला ही आंसर होगा। नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है। प्रोविजनल स्पेसिफिक पेटेंट क्लेम, ये बन जाता क्लास से। टाइटल ऑफ द इन्वेंशन, ऑब्जेक्टिव पर पढ़ाए हुए हैं, शुरू के सब पढ़ाए हुए हैं, टाइटल ऑब्जेक्टिव ये सब बताया हुआ है। ड्रॉट ईयर को लेकर अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। देखो आईएमडी ड्रॉट ईयर, सूखा वर्ष किसको मानता है कि उस साल ड्रॉट ईयर सूखा रहा। एनुअल रेनफॉल का डेफिसिट कितना होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल का डेफिसिट कितना होना चाहिए। देखो इस पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया का राइटअप मिला, मैंने आपको शेयर भी किया था, किसी ने आंसर 20 दिया है, किसी ने 15 आंसर किया है। आईएमडी देखो दो चीजें हैं, ड्रॉट कंडीशन एक डाटा है और एक है रेनफॉल को लेकर। रेनफॉल को लेकर जो डाटा है वो ये था, क्योंकि मैं जिस चीज पे आपको जो आंसर दे रहा हूं उसका मैं सोर्स भी साथ साथ बोल रहा हूं। किसी और ने भी सोर्स डिफाइन किए हो तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्कशन कर सकते हो कि सर वहां पर उन्होंने ये सोर्स बताया हुआ है। इसमें 2-3 राइटअप मैंने एक तो गवर्नमेंट वाले ही दिए हैं। तो कमीशन आंसर जो मर्जी दे, पर हमने जो सोर्स इसमें बताया आपको, देखो ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का राइटअप, ये है हाउ आईएमडी डिफाइन अ ड्रॉट ईयर, कंट्री वाइड मानसून मतलब रेनफॉल डेफिसिट 10% और उससे ज्यादा। ये डाटा है कंट्री वाइड मानसून डेफिसिट ऑफ 10% और मोर, ठीक है। और ड्रॉट कंडीशन 20 से 40%। ड्रॉट कंडीशन नहीं पूछा था आपसे, मानसून डेफिसिट रेनफॉल डेफिसिट पूछा था आपसे। जो क्वेश्चन पूछा था रेनफॉल डेफिसिट 10% और मोर, ड्रॉट कंडीशन 20 से 40%, दोनों अलग डाटा है, साफ साफ लिख रखा है। तो जब आप अगर चैलेंज करने की बात भी आएगी तो आप कोट कर सकते हो। अब आप कहोगे सर टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को ना माने तो आईएमडी का ही डाटा है, नहीं माने तो गवर्नमेंट साइट पे भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट साइट पर भी है, अर्थपीडिया वगैरह पे चेक करोगे उस पे भी है, इसलिए मैंने 10% दिया। कोर वैल्यू कॉम्पिटेंस होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। कॉम्पिटेंस मतलब एक्सपर्टीज, अपने काम में एक्सपर्टीज। फॉल्सिफिकेशन ये भी ठीक आंसर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। डाटा को मैनिपुलेट करना, रिजल्ट वगैरह को मैनिपुलेट करना कि आपके फेवर में आ जाए, फॉल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था देखो एक, आईपीआर प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर बाई। इसमें क्या गड़बड़ हुआ है, इसमें दो चीजें हैं। आईपीआर प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर बाई, ये ईएसी का 2018 का क्वेश्चन है एज इट इज, पर उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे ABCD, यहां इसने 1 2 3 4 करके 4 बना दिए। उसका आंसर था कमर्शियल वैल्यू,
कराया था क्लास में मैंने, ईएससी 2018 का पेपर उठाओगे, कमर्शियल वैल्यू, यूपीएससी का भी आंसर यही, हम लोगों ने भी यही दिया हुआ था, यही आंसर है। अब अगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं सर एथिकल कमर्शियल दोनों लगा दें, तो सोशल को मान लो हटा भी दो, आप कह रहे हो सर एथिकल कमर्शियल दोनों लगा दें, तो एथिकल कमर्शियल दोनों लगाओगे तो फिर यूपीएससी वाला गलत हो जाएगा, फिर 2018 में इसका मतलब क्वेश्चन गलत पूछा गया, अगर वो ठीक हो गया तो फिर ये गलत हो जाएगा ऐसे। तो उन्होंने जो फॉलो किया था कमर्शियल वैल्यू ही आंसर रखा था, यूपीएससी ने भी, ईएससी का सेम रिपीट क्वेश्चन है और इन्होंने भी वहीं से उठाया होगा, तो इसको ध्यान रखते हुए 4 ओनली आंसर होना चाहिए। अब अगर यूपीपीएससी इसको देंगे तो फिर यूपीएससी वाला गलत है इसका मतलब, और आप यूपीएससी वाले को क्लेम कर सकते हो भाई यूपीएससी में आया वो क्वेश्चन और ये आंसर दिया था यूपीएससी ने, तो या तो यूपीएससी से ज्यादा बड़े जानकारी लोग हो गए। कॉपीराइट सीधे क्लास का क्वेश्चन है, लाइफ प्लस 60 ईयर्स, लाइफ प्लस 60 ईयर्स तक होता है कॉपीराइट। यूनिट हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ, ये सीधा क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है थर्मो का। साइक्लोन, नोट्स उठाओगे, क्लास लेक्चर देखोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है। साइक्लोन कब आते हैं? मई जून अक्टूबर नवंबर, मई जून और अक्टूबर नवंबर, ये पीक टाइम होता है इंडिया में साइक्लोन का। एज इट इज कॉपी की लाइन है, पीडीएफ देखोगे, बताया हुआ, क्लास में पढ़ाया भी था, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, लगभग लोगों का ठीक ही होगा ये आंसर, जो भी पढ़ाता होगा ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी वाला गलत नहीं करेगा। अब मैं देख रहा हूं कई जगह टेक्निकल लोग जीएस का आंसर बता रहे हैं, टेक्निकल पर्सन जीएस का आंसर दे रहे हैं और जुलाई अगस्त बताया आंसर, कोई सिर पैर नहीं बात का, लॉजिक तो बताना पड़ेगा। मई जून अक्टूबर नवंबर साइक्लोन की कंडीशन बनेगी तभी तो आएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन, ये क्लास का क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, और ये एक बार सिविल्स में भी पहले पूछा गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट में आया था, तो क्लास का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है इवापोरेशन उस समय ज्यादा नहीं होता, ह्यूमिडिटी ज्यादा जब होती है इवापोरेशन उस समय ज्यादा नहीं होता। क्वेश्चन था रेट ऑफ इवापोरेशन किन चीजों पर डिपेंड करता है, और जानते हो ये क्वेश्चन आपको और कहां पे कराया हुआ है? ये क्वेश्चन आपको जो मैंने जनरल साइंस पढ़ाई है 10th एनसीईआरटी तक, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ा हुआ है उसमें भी है कि रेट ऑफ इवापोरेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वहां पे भी है ये क्वेश्चन। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ह्यूमिडिटी के, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इवापोरेशन कम होगा, यही लाइन पढ़ाई हुई है क्लास में, सेम क्वेश्चन है। तो बार बार जो मैं आपसे कह रहा था कि जीएस आपको कई जगह हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट कई जगह हेल्प करेगा, एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के ही बन गए, और जीएस वाले क्वेश्चन आ गए, एड्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे थे कि मेडिकल साइंस पढ़ के जाना, बायोटेक्नोलॉजी और सोमेटिक सेल ये सब पढ़ के जाना साइंस एंड टेक वाले एरिया के लिए, मना किया था मैंने, वैसा कुछ नहीं रहेगा। क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ये सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें कुछ लोग अपने अलग अलग आंसर कर रहे हैं इस वाले में, पर आंसर वॉल्यूम ही होना चाहिए, वॉल्यूम ही आंसर होना। टीचर से मेरी बात भी हुई इस पे, उन्होंने कहा वॉल्यूम ही होगा, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पूछा मैंने इस पर, उन्होंने कहा वॉल्यूम आंसर होना चाहिए, मैकेनिकल क्वेश्चन है ये। तो जहां पे कंफ्यूजन होगी मार्क कर दूंगा मैं, देख मैच कर लेना, 5-7 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं। पिच ऑफ अ स्टैंडर्ड स्क्रू कन्वेयर डायमीटर, ये ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, 50 बार पढ़ाया वो क्वेश्चन है, मीना माटा जहां आए मरकरी टिक कर देना, यही लाइन बोली थी, आंख बंद करके पैर से टिक करना, मीना माटा मरकरी, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, 50 बार बताया वो क्वेश्चन है। ये सीधा क्लियर आंसर है, ये बी। जीएस के कितने क्वेश्चन आ गए आपके? 25 क्वेश्चन नहीं, वो जीएस यहां पे भी काम आ गया। फ्लूइड एनर्जी मिल, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। इंटर पार्टिकल एट्रिशन, ये चेक भी कर लिया है मैंने, बिल्कुल ठीक है। इंटर पार्टिकल एट्रिशन, ये कमीशन की में भी यही आएगा। सेडिमेंटेशन वाला जो है, इसके भी दोनों सही हैं, बोथ 1 और 2। सिविल के टीचर से बात हुई थी, उन्होंने कहा दोनों करेक्ट है, ये 1 और 2 दोनों सही है। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एस्टिमेट ड्यूरेशन सीपीएम पर्ट, एस्टिमेट ड्यूरेशन सीपीएम पर्ट, सीपीएम ऑप्शन है नहीं, पर टिक करोगे, क्लास का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बताया था पर्ट में। लेसन लर्न मीटिंग क्या होता है? कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उससे आपकी क्या लर्निंग रही, क्या आपने सीखा कि जो अगले प्रोजेक्ट में आप यूज कर पाओगे अपने अनुभव को। तो लेसन लर्न का मतलब होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसमें पूरा आपका अनुभव क्या रहा, आपकी लर्निंग क्या रही। तो प्रोजेक्ट एंड होने पर लेसन लर्न का मतलब है प्रोजेक्ट पूरा होने पर जो भी आपने उस प्रोजेक्ट से अनुभव सीखा,
जो भी आपकी लर्निंग रही, प्रोजेक्ट कंप्लीशन 66.6%, लगभग 2/3 रिस्क हाई माना जाएगा। किसी भी काम में जहां 2/3 रिस्क इन्वॉल्व हो, आप क्या कहोगे उसको? हाई रिस्क है। भाई 20-30% होता, आप लोग कहते 50 मान लो मॉडरेट, पर 2/3 के लगभग आप जा रहे हो, उसकी रेंज होती है 20-30% ऐसे रेंज होती है। 2/3 रिस्क पे आप जा रहे हो, हाई रिस्क माना जाएगा। इवन 50 के ऊपर ही हाई होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को लेकर कई स्टूडेंट ने, जब पढ़ाया था मैंने, तो किसी और ने भी, टीचर ने पढ़ाया, तो कई बच्चे बार बार डाउट में पूछ रहे थे इस क्वेश्चन को कि सर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग क्या लगाएं। मैंने बार बार कहा, बार बार रिप्लाई किया मैंने। कुछ लोग कह रहे हैं सर किसी टीचर ने हमको 18 पढ़ाया है कि रिवाइज हो गया है। मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार हैजार्डस काम में कितनी उम्र होनी चाहिए, बच्चा उससे कम एज का नहीं इन्वॉल्व हो सकता। एज इट इज क्लास में बताया था और 50 बार रिपीट किया। अलग अलग क्वेरी में बच्चों ने पूछा, तब भी मैंने कहा कि 14th ईयर ही टिक करके आना। बार बार बोला था फैक्ट्री एक्ट 1948 में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। किसी और टीचर ने कुछ और बताया था कि अमेंडमेंट हो गया, चेंज हो गया, और मैंने कहा था लाइन ही यही लिखेगा कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार बताइए क्या आंसर होगा। क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो भी ये लिखवाया था। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार 14th ईयर यही आंसर होगा। टोपोलॉजी, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर स्क्वायर, लीनियर ये सब भी होता है। अरे भैया इस नाम से नहीं, उनके एक्चुअल नाम होते हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सब है। स्टार टोपोलॉजी होती है, ये सही है। स्टार टोपोलॉजी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें नेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोग। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी वो सब होता है, स्टार इसका आंसर होगा, ये स्क्वायर वगैरह थोड़ी होगा। क्लियर क्वेश्चन है ये। क्लोज सिस्टम का आंसर जो मैकेनिकल टीचर ने बताया है बॉम्ब कैलोरीमीटर। कास्ट आयरन 2 से 4% कार्बन कंटेंट। पीवीसी क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। यंग मॉडुलस रेशियो 1.0, ये सब ठीक है। लैक ऑफ टफनेस, ब्रिटलनेस। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन, इसका भी ये बताया गया। ट्रांजिएंट, स्टेडी, एक्सेलरेटेड, इनमें किसी की समस्या भी नहीं है। इन क्वेश्चनों में किसी की प्रॉब्लम नहीं कि सर मिसमैच हो रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट रिमेन कांस्टेंट, ये भी ठीक है। साइकिल टायर बर्स्ट, एडियाबैटिक। ये कौन कौन से एआई से रिलेटेड टर्म है? ये तीनों टर्म एआई के हैं। ये सबसे अच्छी मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आईओटी का फुल फॉर्म सभी ने सही किया होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। रिजल्ट बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट या प्रेजुडिस डाटा। पहले से ही आपको डाटा लेके बैठे हैं, माइंड मेकअप करके बैठे हैं एआई टूल के द्वारा। एआई बायस, इसको बायसनेस बोलेंगे, बायस्ड है, एआई बायस कहेंगे, सही है। मशीन लर्निंग का पर्पस क्या है? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये बताया हुआ है। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी टू इनेबल कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये ठीक क्वेश्चन है, आंसर भी यही है। द ऑपरेटर दैट इनेबल्ड अ मशीन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड। जनरली भी इस लाइन को मीनिंग ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस, ह्यूमन लैंग्वेज, सिमेंटिक्स ही बोला जाता है। केवल कंप्यूटर की भाषा में छोड़ो, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में शब्दों के मतलब और सेंटेंस, ह्यूमन लैंग्वेज फॉर्म करना सिमेंटिक्स ही कहा जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में भी यही नाम यूज होता है, सिमेंटिक्स, जनरल टर्म है ये। अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं, एंट्रोपी में भी रैंडमनेस की बात करते हो, फजी लॉजिक, तीनों सही है। ये भी लगभग लोगों का सही होगा क्वेश्चन, मैक्सिमम लोगों ने किया होगा। भाई एंट्रोपी, रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी, फजी लॉजिक नहीं भी पता हो तो भी 2 अगर मालूम है तो भी यही बनता, ऑल ऑफ द एबो। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं किसी प्रकार का। रोबोट क्या होता है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सा, ये तो सबका ही ठीक होगा, ये सबका ठीक होगा, हर किसी ने पढ़ाया होगा, यहाँ भी कोई स्पेशल बात नहीं है। रोबोट जिसने पढ़ाया होगा ये चीजें तो बताई होंगी पक्का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और सभी का ठीक होगा। भाई रोबोट में सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर यूज होंगे तो होंगे ही, इसको कैसे काट सकते हो आप? केबल नहीं भी समझ में आ रहा हो, ये बी और सी तो क्लियर हो ही रहे हैं, तो वैसे भी ये फिर ये बनता कि इसमें पूछ रहा है रोबोट कंसिस्ट 3 बेसिक कंपोनेंट, पावर सप्लाई, कंट्रोल, कंसोल।
पावर सप्लाई कंट्रोल में इसने लिख ही दिया, ये कंट्रोल मेमोरी के नाम से लिख ही दिया, तो अलग से फिर हम कंप्यूटर की बात क्यों करें, कंट्रोल कंसोल लिख दिया यहाँ पर इसने। तो रोबोट में 3 कंपोनेंट बेसिक, पावर सप्लाई तो मिलनी चाहिए, इसको हम नहीं काट सकते, पावर सप्लाई होनी चाहिए, तो कोएक्सियल केबल वेबल दिमाग क्यों लगाएंगे, फिर पावर सप्लाई होनी चाहिए, पावर मिल गया। कंट्रोल मेमोरी कंसोल, तो कंप्यूटर का जो दिमाग में आ रहा है मेमोरी वगैरह की बात, वो भी इसने बोल दिया, तो फिर कंप्यूटर दिमाग में नहीं रखेंगे। तीसरी चीज मैकेनिकल यूनिट, ये बात सही है, मतलब मुझे भी समझ में आ रहा है, जो रोबोटिक्स में नहीं पढ़ा था पर मुझे भी समझ के आ रहा है भाई, पावर बैकअप चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, कंट्रोल मेमोरी होनी चाहिए, तो कंप्यूटर का काम हो गया, पावर का बैकअप, पावर काम हो गया पावर सप्लाई का, तो फिर मैकेनिकल आर्म्स ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना वर्क कैसे करेगा, मैकेनिकल यूनिट के बिना रोबोट से काम कैसे ले पाओगे, तो इसको तो नहीं हटा सकते, ये होना ही चाहिए, सही है ये भी। When work is done on a body by an external force, it's दोनों बढ़ेगा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अनडिजायरेबल ड्रिफ्ट, ये भी ठीक है। एम्बिग्यूटी वाला 1-2 क्वेश्चन और थे, उन्हीं को पिक कर लेते हैं। मेजरमेंट, ग्रॉस एरर, ह्यूमन एरर जो होती है ये ग्रॉस एरर, स्टैंडर्ड ये वाला भी ठीक था। करंट की यूनिट सबको मालूम है भाई, एम्पियर, करंट की यूनिट एम्पियर सबको पता है ये। डिराइव्ड यूनिट, ये भी बात ठीक है। इस क्वेश्चन में अलग अलग आंसर लोगों ने दिए हैं, पर ये होना यही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ये होना चाहिए इसका आंसर। कपलिंग फील्ड वाले में कुछ लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ओनली भी दिया हुआ है, पर मेरे अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इसमें किसी की क्वेरी नहीं आई है अभी तक, बी वाले में क्वेरी किसी की नहीं आई है। इसका 37.5 सेंटीमीटर है, टीचर ने बताया जो। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज मैंने आपको 23-24 दोनों के पढ़ाए थे, और पढ़ाते समय कहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, देखो 2 साल में से कोई भी डाटा पूछ लेता है। तो जो 3 साइंटिस्टों को मिला था उसमें एक का नाम मोइंगी बवेंडी था, नरगिस मोहम्मद जो पीस वाला था वो नहीं होगा। ये आपके क्लास में कराया भी है, 2-3 बार कराया हुआ क्वेश्चन है, पीडीएफ में भी है ये। सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज की चेन होती है, ग्लूकोज मोनोमर है, इसी की लॉन्ग चेन बनेगी, सेल्यूलोज बनेगा। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, लाइफ साइंस का क्वेश्चन है ये, कराया हुआ क्लास में, लाइफ साइंस का क्वेश्चन है, बताया हुआ है। मोनोमर जो है ग्लूकोज मोनोमर, और इसी की लॉन्ग चेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, उससे पॉलीमर बनते हैं। मोनोमर की लॉन्ग चेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होकर तब ये बनाते हैं पॉलीमर। डिटेल में पढ़ना है, लाइफ साइंस पढ़ोगे सब मिलेगा, ये पढ़ाया हुआ है। फ्रक्टोज शुगर फ्रूट्स के अंदर होती है, सुक्रोज घर में चीनी जो खाई जाती है उसको बोलते हैं। ग्लूकोज की लॉन्ग चेन यही बनता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज पॉलीसैकेराइड। 5G कब आया था, आईसीटी में पढ़ा रखा है ये। 3G 4G 5G डिफरेंस क्या है, आया कब, सब बताए हुए क्वेश्चन। 2022 इसका ईयर था, अक्टूबर 2022। क्रिप्टो करेंसी सीधे क्लास का क्वेश्चन है, और जब मैं बता रहा था कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे तब भी रिपीट किया था। क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन। 50 बार कम से कम ये लाइन यूज की होगी मैंने, जितनी बार भी एनालिसिस बताई पेपर में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे, बोला है बार बार, क्रिप्टो करेंसी किस पे बेस्ड, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीधा क्वेश्चन है। 3D प्रिंटिंग भी कहा था क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पर वो आपसे पूछा नहीं, ब्लॉकचेन वाला पूछा है, क्रिप्टो करेंसी। ड्राई आइस हजारों बार बताया क्वेश्चन है, ड्राई आइस कई बार बताया क्वेश्चन है। CO2 सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इसे ही ड्राई आइस कहते हैं। लगभग लोगों का ठीक भी होगा ये। ड्राई आइस के यूज वगैरह भी बताए थे, कहां पर यूज करते हैं। जियोलॉजिक डिजास्टर मतलब अर्थ फिनोमेना से रिलेटेड, अर्थ के फिनोमेना से रिलेटेड सुनामी, एज इट इज क्लास का क्वेश्चन, सीधे सीधे क्लास का क्वेश्चन है, इसी पे जोड़ दिया था हमने। कौन एटमॉस्फेयर में चेंजेस से हो रहा है, कौन अर्थ की एक्टिविटी से हो रहा है। आरोहन प्रॉपर क्लास वाला किसी बच्चे का भी गलत नहीं हुआ होगा ये। अर्थक्वेक बताया था, वोल्केनिक इरप्शन बताया था, सुनामी बताया था, जियोलॉजिक फिनोमेना है सारे ये, अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उससे होता है। ये क्वेश्चन पैर से टिक करने वाले क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून और सन से क्या, टाइडल एनर्जी। 3 से 4 सब्जेक्ट में रिपीट किया है ये मैंने, 3 से 4 सब्जेक्ट में बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ कई बार। टाइडल एनर्जी, इंडिया का पोटेंशियल बताया था, इंडिया में ज्यादा कहाँ है वो ही बताया था, बे ऑफ फंडी के बारे में बताया था, अमेरिका कनाडा। हॉर्स पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये टेक्निकल टीचर ने इसका आंसर ये दिया था,
4.75 अपॉन कॉप, ये बताया है। इथेनॉल, कोई मतलब नहीं इसमें गलती करो यार, कोई गलती का चांस नहीं। एनर्जी वाले में बताया हुआ है। E20 फ्यूल, करंट अफेयर में भी चर्चा की थी। गडकरी जी कह रहे हैं किसानों की स्थिति को सुधारा जाए। E20 फ्यूल, E20 मतलब क्या है? 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग इनटू पेट्रोल, 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग इनटू पेट्रोल। अब मैं क्लास में बता रहा हूं तो कई लोगों को याद आ रहा होगा कि सर ने कई बार रिपीट किया है। ये ग्रीन एनर्जी के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, करंट में भी बताया हुआ है, कई बार कहा है। E20 जो चर्चा कर रहे हैं गडकरी जी, बहुत पहले हम लोग 5% ब्लेंडिंग करते थे, फिर जब ये पावर में आए 10% बढ़ाया उन्होंने, 10% कर दिया। अब टारगेट क्या है? पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए। इथेनॉल शुगर केन, कॉर्न, इन सबसे बन जाएगा, किसान की इनकम बढ़ जाएगी, ये हम फ्यूल में यूज कर लेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो यही गवर्नमेंट का टारगेट है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में की जाए। ये भी सबका सही होगा, जो भी स्टूडेंट है मेरे, सबका ठीक होगा लगभग। क्लास प्रॉपर किए होगे तो पक्का बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ये आसान क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर, ये पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन है। जो मैंने बात कही थी कि बहुत सारे क्वेश्चन आंख बंद करके पैर से टिक कर लोगे, लाइन से कई सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। एनडीएमए का हेड कौन होता है? किससे नहीं बनेगा बताओ? पढ़ाते समय कहा था ये क्वेश्चन आएगा, पढ़ाते समय ही बोला था किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मंत्री कौन होता है। ये क्वेश्चन है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट बनता है अर्थक्वेक के समय पर, उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर। एपिसेंटर पढ़ाते समय मैंने कहा था आपसे कि अर्थ के अंदर अर्थक्वेक जहां से बनना शुरू होता है, जहां से स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट बनेगा उसे एपिसेंटर कहते हैं। एक बच्चे का क्या मैसेज आ रहा है, वो लिख रहे हैं सर परपेंडिकुलर कहां लिखा है, मुझे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर तो लिखा नहीं। अरे मूर्ख बालक, इतना समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं अर्थ के नीचे जहां से स्टार्ट हो रहा है अर्थक्वेक, फोकस है, हाइपोसेंटर है, यहीं से परपेंडिकुलर लेके अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट बनता है, जिसको छूकर देख सकते हैं, उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हैं यहां पर आप, ये हालत है। अब ये उन्हीं के साथ परेशानी है जो आरोहण बैच कोर्स के स्टूडेंट नहीं है। यूट्यूब से कोई एक टॉपिक देख लिया, कुछ आधा पढ़ लिया, उन्हीं को दिक्कत होती है। प्रॉपर तरीके से पढ़ा है उसको इस तरह के डाउट क्वेरी नहीं होगी। क्या कह रहा है? अर्थ सरफेस के ऊपर कौन सा पॉइंट बनता है? अर्थक्वेक जहां शुरू होता है उसके ऊपर, द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो डायरेक्टली अर्थक्वेक जहां से आता है उस पर जो बनता है। तो जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन है उसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर पूछा है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया GLOF वाला, देखो, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इस क्वेश्चन में कमीशन आंसर की में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर हैदराबाद, ये भी पैर से टिक करने वाला क्वेश्चन था, सीधे क्लास के लाइन, कई बार बताया हुआ। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? देखो, आइस जो है, आइस जो ऐसे मूव कर रही, फ्लोट कर रही है पानी पे या कहीं, अब डैम वगैरह है तो कई बार क्या होता है, प्रेशर बहुत इकट्ठा हो जाता है। ये डैम वगैरह से जुड़ा हुआ मामला है, वाटर और डैम, उसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। सीधे सीधे अगर मैं कहूं डायरेक्ट, ये फिनोमेना किससे जुड़ता है? हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न है ये, GLOF। इससे भी सही आंसर क्या होता? पर आप कहोगे सर आइस बन रही है, आइस मेल्ट हो रही है, तो वो तो मौसम की वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर ये है वाटर का कंसर्न डायरेक्ट। अब इसमें दो पॉइंट हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल हम कह सकते हैं, पर ये बहुत वास्ट टर्म है। अगर क्लाइमेटोलॉजी को हम जोड़ेंगे तो हर चीज से कनेक्ट हो जाएगा जाकर। ये क्लाइमेट को अगर आप बोलोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग चीजों से कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर तो इस हिसाब से कहीं भी क्लाइमेट ऑप्शन है, सब में टिक करते रहोगे। अब पॉइंट ये है कि अगर क्लाइमेटोलॉजी हम बहुत डिटेल में जाएं, कनेक्ट करते जाएं, लिंक करते जाएं, इससे ये होगा, इससे ये होगा, जैसे मैंने पढ़ाया अभी क्लाइमेट चेंज के अंदर, तो 4-5 फिनोमेना को जोड़ देंगे तो ये भी जाके कनेक्ट हो जाएगा इससे। और एक होता है डायरेक्ट कनेक्शन, कि पहली लाइन में समझ आ रहा है कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। तो हाइड्रोलॉजिकल सीधा सीधा ये कंसर्न हाइड्रोलॉजी वाला ही है, कंसर्न जो है हाइड्रोलॉजिकल का ही है, पर अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो जाके जुड़ेगा इससे भी। सही आंसर होता अगर ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल लिख देता तो ज्यादा सही आंसर होता। ये बनाने में भी ऑप्शन इसने गड़बड़ किया हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं, बनाने में भी ऑप्शन गड़बड़ किया हुआ है। अब जहां से कॉपी पेस्ट किया है
उस पर डिपेंड करेगा क्या आंसर ये देगा। डायरेक्ट कनेक्शन, पहला कनेक्शन इससे बनता है हाइड्रोलॉजी से। बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तब ये क्लाइमेटोलॉजी से भी कनेक्ट हो जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे भी जुड़ जाएगा जाकर। एक्सप्लेनेशन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सही ऑप्शन होता अगर ये वर्ड यूज कर देता हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल लिख देता तो दिक्कत नहीं होती, फिर वो आंसर रहता, पर इसने दोनों को तोड़ दिया है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी बहुत बड़ा एरिया है, उसमें कई सारी चीजें आ जाती है, मेट्रोलॉजिकल भी ऑप्शन दे दिया है, तो ऐसे तो कनेक्ट करेंगे, कोई ना कोई फैक्टर इसके भी काम कर जाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट ये हाइड्रोलॉजिकल से कनेक्ट हो रहा है, तो सीधा कनेक्शन जो बन रहा है पहली बार में ही, इसलिए मैंने हाइड्रोलॉजिकल बोला है। लिथियम आयन बैटरी 50 बार बताया वो क्वेश्चन है ये। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, लिथियम के रिजर्व सब बताया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये था, देखो एक इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द हैंडलिंग कन्वेइंग इक्विपमेंट शुड डैश द कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट और यूनिट्स। ये सीधी सीधी लाइन इग्नू के मैनुअल में, आप ये सेम क्वेश्चन टाइप करना और इग्नू का मैनुअल खुलेगा, उसके चौथे पॉइंट में सेम लाइन लिखी हुई है और उन्होंने मैच लिखा हुआ है वहां पर। कन्वेयर बेल्ट वगैरह मैं तो नहीं पढ़ाता हूं, हालांकि टीचर ने भी जो बताया, टीचर ने हायर देन बोला था, टीचर ने जो बताया था शुरू में हायर देन बोला था, फिर मैंने चेक किया, एक स्टूडेंट ने भी राइटअप भेजा, मैंने खुद जब मैच किया तो इग्नू के राइटअप में जो मुझे मिला वो मैच मिला। और क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए इग्नू एक ऑथेंटिक सोर्स है, एनसीईआरटी, इग्नू, इनको चैलेंज में हम यूज कर सकते हैं प्रूफ के तौर पर, और वो मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी, इग्नू, ये सब सोर्स में अगर चीज लिखी है तो उनको मानना पड़ेगा, और कहां से स्टूडेंट पढ़ेगा, ये ऑथेंटिक सोर्स माने जाते हैं, तो एनसीईआरटी या इग्नू वगैरह को कोट करोगे तो मानना पड़ेगा, वहां पर मैच लिखा हुआ है। पर हमारे पास भी टीचर ने और भी कई टीचर ने कहा कि सर बी हायर देन वाला हमें ठीक लग रहा है, कि कैपेसिटी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। भाई जनरली तो मुझे भी लग रहा है कि जो क्षमता है होनी चाहिए उससे थोड़ा बफर लिमिट और रखी जाए, कॉमन सेंस तो मुझे भी समझ आ रहा है कि बफर लिमिट रखी जाए, पर अगर ये इग्नू सोर्स को ही लिया जाए तो वहां मैच वर्ड लिखा हुआ है। मैं दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये मुझे भी समझ आ रहा है कि जितनी लिमिट होनी चाहिए बफर के लिए थोड़ा ऊपर स्कोप रहना चाहिए, तो बी हायर देन इस हिसाब से लोगों ने लगाया होगा। पर इग्नू के मटेरियल में मुझे जो आंसर मिला है वो मैच मिला है, इसलिए मैंने मैच वाला टिक किया है, क्योंकि चैलेंज अगर किसी बच्चे ने इग्नू वाले को रेफरेंस मान के कर दिया तो कमीशन को मानना पड़ जाएगा, या तो इस क्वेश्चन को हटा के सबको आंसर करे फिर वो, क्योंकि ये इग्नू के सोर्स के हिसाब से मैच है तो वो उनको मानना पड़ जाएगा सोर्स अगर आप रेफर कर देंगे। कौन इसमें बेल्ट कन्वेयर टाइप नहीं, नॉट, स्लेट, स्पेलिंग ये होगी स्लेट। चक्कर क्या है, सिलेबस इतना डाल दिए कि पेपर बनाने वाले को भी आफत हो गई होगी, वही बेचारा क्या करे। सिलेबस भर तो दिए, अब पेपर बनाने में हालत खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लास का क्वेश्चन है, पुअर। फिनोलॉजी, क्लाइमेटिक, पीरियडिक बायोलॉजिकल फिनोमेना, ये सब क्वेश्चन क्लियर है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जहां जहां एम्बिग्यूटी थोड़ी बहुत हो सकती थी बता दिया। ग्रीन हाउस गैस, अभी पेपर के एक दिन पहले ही मैंने कहा था, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, सोर्स क्या है, CO2, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ग्रीन हाउस गैस यही पूछा है, क्या काम है इसका, हीट को ट्रैप करना, अर्थ को वार्म करना, अर्थ को वार्म करने की बजाय टेम्परेचर मेंटेन करना, ज्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। नेशनल एक्शन प्लान 1 करोड़ बार पढ़ाया है, फॉरेस्ट एरिया हमारा टारगेट कितना है, 1 करोड़ बार पढ़ाया क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट एरिया हमारा टारगेट कितना है, बार बार बोल रहा हूं, हमारा होना चाहिए 33%, जितना हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसका 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, पर वो हमारा फॉरेस्ट उतना है नहीं, हम लैक कर रहे हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह जितनी बार बताई है, हर बार कहा है 33% फॉरेस्ट होना चाहिए एनवायरमेंट ठीक मैनेज करने के लिए, ये तो कितनी बार बोला हुआ सवाल है। बैरोमीटर वाले में एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड यूज होना चाहिए, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन, डायरेक्ट क्लास का क्वेश्चन, बायोगैस क्या क्या कंटेन करता है, CO2, H2S सब बताया था, मेनली होता है मीथेन, फिर ये भी कहा था NOx नहीं होता,
मीथेन सबसे ज्यादा, CO2, H2S ये सब होता है, NOx नहीं होता बायोगैस में। सोलर रेडिएशन मेजरमेंट जीके के अंदर लास्ट में इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए हुए हैं, इसमें सीधा क्वेश्चन है, पिरेनोमीटर, फिर हीलियोमीटर, ये सब पढ़ाए हुए हैं सोलर से रिलेटेड। जीके में भी बिल्कुल लास्ट क्लास में मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में वहां लिखाया हुआ है। अनीमोमीटर विंड प्रेशर से भी पढ़ाया हुआ है। अनीमोमीटर विंड से रिलेटेड होता है, ये बताया हुआ है। पिरेनोमीटर ये सीधा सीधा क्वेश्चन है सोलर रेडिएशन के लिए। सन सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 32 डिग्री, ये क्लास में कराया नहीं है मैंने, क्लास में नहीं कराया मैंने, क्लास का क्वेश्चन नहीं है ये, डट नंबर जो पूछा हुआ है। हाँ, एक ये क्वेश्चन आया, बायोमास का गैसिफिकेशन किस तरह का कन्वर्जन है। देखो, बायोमास से बहुत सारी चीजें बनाते हैं आप, जैसे गाय का गोबर सुखा के उपला बनाया, सीधे आपने उसको जला दिया खाना बनाने के लिए, वो भी बायोमास का रूप है। आपने टैंक सा बना के उसमें बायोगैस प्रोड्यूस कर ली, वो भी एक बायोमास का पार्ट है। और आप बायोमास को यूज करके फ्यूल बना रहे हैं, पायरोलिसिस कंसेप्ट सुना है आपने, पायरोलिसिस पढ़ाया भी है, गैसिफिकेशन बताया हुआ है, वो भी कंसेप्ट है, वहां फ्यूल बना रहे हैं। ठीक है, फ्यूल बना रहे हैं। तो जब फ्यूल गैसिफिकेशन की बात आ रही है, पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, ये सब टर्म के लिए आपकी कॉपी की लाइन है, थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन कराया जाता है। कॉपी उठा के देखो, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस वगैरह जहां पर वर्ड यूज किए हैं, कॉपी खोल के देख लीजिए क्या लिखवाया हुआ है, थर्मोकेमिकल। बायोमास का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने टैंक सा बनाया, उसको कवर कर दिया और उससे बायोगैस बना ली। बायोमास से बहुत तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, फ्यूल वगैरह भी बनाया जाता है। कूड़े से बिजली बनाने का भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो थर्मोकेमिकल होता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर बायोकेमिकल, अगर बायोगैस वगैरह की बात करता तब भले दिमाग लगाते, ये कह रहा है गैसिफिकेशन प्रोसेस, थर्मोकेमिकल। अब क्यों मानेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुछ आंसर अलग भी दिए थे, है ना। ये देखो जरा, सिर्फ यही टाइप कर दो, क्लास में कराया भी है, PDF में ही मिल जाएगा, और यहां भी चेक कर लो कौन सा प्रोसेस है, यही डाल दो, थर्मोकेमिकल की बायोकेमिकल, फ्यूल बनाने का प्रोसेस होता है। देखो पहली लाइन, स्टीम मैक्स इंडिया थर्मोकेमिकल कन्वर्जन बता रहे हैं, साइंस डायरेक्ट रेपुटेड डाटा है इसका भी, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, कई सारे साइंटिस्ट वगैरह भी पोस्ट करते हैं यहाँ पर आर्टिकल, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जितने मर्जी देख लो, लाइन से जितने मर्जी चेक कर लो, कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो होना थर्मोकेमिकल चाहिए। लेटेंट हीट, थर्मल एनर्जी, लॉन्गेस्ट डे नाइट, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स, ये सब पढ़ाए थे ज्योग्राफी में भी। सन की पोजीशन साल में अलग अलग, योगा डे का कंसेप्ट बताया था, 21 जून को योगा डे होता है। हमारे रेंज में सबसे ज्यादा सनलाइट इस समय मिलती है हमारे हेमिस्फीयर में। एनर्जी सन के अंदर सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन सोर्स है। प्रोपोर्शनलिटी, यंग मॉडुलस। ड्राइंग का क्वेश्चन भाई आप ही देखो, ड्राइंग का क्या होगा, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, पॉलीमॉर्फिज्म, ये करेक्ट है। क्योरिंग ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथनिंग इट थ्रू हाइड्रेशन, ये भी ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका लोएस्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस, ये जनरल साइंस में कॉपी का क्वेश्चन है। जनरल साइंस के नोट्स उठाओगे, कॉपी में लिखवाया हुआ, लिस्ट लिखवाई हुई है, गोल्ड आंसर होगा। लोएस्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस गोल्ड, और माइल्ड स्टील होता है लो कार्बन स्टील। नॉट ए फंक्शन ऑफ अलॉय स्टील, रिड्यूसेस कॉस्ट। अब इस आंसर के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं कितना किसका स्कोर बन रहा है। और 5-7 क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। एक बच्चा कह रहा है सर 15 क्वेश्चन एम्बिग्यूटी, अरे 15 कहां से, 5-7 क्वेश्चन है जो जहां पे डिस्कशन की बात है। और मैंने आपको सोर्स भी बता दिए साथ साथ, भाई यहाँ से आंसर ये है। अगर यूपीपीएससी वेरी करता है आंसर को, आप चैलेंज भी कर सकते हो, उन सोर्स को रेफर कर सकते हो। वो यही तो कहेंगे ना भाई सोर्स बताइए, तो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए आपके पास। अब आ जाते हैं स्कोर, सर क्या होना चाहिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, सिविल में सीटें ज्यादा हैं, 15 गुना वो मेंस के लिए बुलाएंगे। पिछले बार 2020 या 22 एक बार का मुझे ध्यान है, जो ये 40% क्राइटेरिया है ना, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 40% के अगर बच्चे नहीं पूरे मिले तो क्या करेंगे,
लास्ट टाइम 20 या 22 वाले में सीटें ही वैकेंट छोड़ दी थी उन्होंने, पर ऐसा नहीं है कि जो थ्रेशोल्ड से नीचे आए उनको कंसीडर कर लिया, नहीं। जो उन्होंने बोला हुआ है कि मिनिमम स्कोर 40% जनरल के लिए और कैटेगरी के लिए 35%, ये हमें चाहिए मिनिमम। तो इसके नीचे कैसे चला जाएगा? 20 या 22 में ये हुआ भी था, सीटें वैकेंट रह गई थी, लोगों ने हल्ला भी मचाया कि सीटें खाली चली गई, पर उन्होंने कंसीडर नहीं किया था, जो थ्रेशोल्ड रखा वो रखा। 20 या 22 वाले में ये हुआ था, जाके चेक करो, डाटा पता लग जाएगा, नेट पे सर्च मारो मिल जाएगा सब। उस साल भी ये हल्ला हुआ था कि भाई सीटें खाली चली जा रही है, पूरी सीटें नहीं भरी। उन्होंने रीजन यही दिया था कि जो हमारा थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया है ये भी लोगों ने पूरा नहीं कर पाए, हमें मतलब उन्होंने वर्ड यूज किया था, हमें कैपेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए, जो सही एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की होनी चाहिए थी, हमें सही कैंडिडेट नहीं मिल पाए, इसलिए हमने बाकी सीटें वैकेंट छोड़ी हैं। तो ये पहले हो चुका है। तो ये तो भूल ही जाओ कि कैटेगरी में 35% के नीचे और जनरल में 40% के नीचे वो कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, पहले ये केस हो चुका। कैटेगरी में 35% के नीचे, 40 के नीचे जनरल में नहीं कंसीडर होगा, ये क्लियर है, पहले ये एग्जांपल हो चुका। यहां फालतू उम्मीद ना बांधे। सिविल में सीटें ज्यादा हैं, अब बात आती है सर कट ऑफ कितनी चली जाएगी? तो भाई मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं कि मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूं। कोई कह रहा है सर 125 आ रहा है तो बताइए, 127 आ रहा है तो बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं, ज्योतिष तो नहीं बता दूंगा एग्जैक्ट नंबर। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेफ स्कोर, सेफ का मतलब मार्जिन से ऊपर, सेफ का मतलब बाउंड्री नहीं है। सेफ स्कोर मेरी समझ के हिसाब से भाई सिविल में 50 से 55% के बीच क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस माइनस 5 नंबर हो सकता है। तो सिविल के लिए क्योंकि यहां सीटें ज्यादा हैं, 15 गुना मेंस के लिए कॉल करेगा, और फायदा इस बात का भी मिल रहा है कि बच्चे कम अपीयर किए हैं। कारण है आरआरबी का भी एग्जाम था, सिलेबस को देख के काफी लोग लास्ट मोमेंट पर घबरा गए कि जाने का फायदा मिलेगा कि नहीं, मैं तो 50% तैयार कर पाया, बहुत लोग नहीं गए। तो सिविल में सीटें ज्यादा हैं, सेफ स्कोर मुझे जो लगता है 50 से 55% के बीच में मेन से अपीयर करने का मौका मिलना चाहिए, ये सेफ स्कोर है। पर इसका मतलब ये मत कहिएगा रिजल्ट आने के बाद सर मेरे 145 आए थे मैं क्वालिफाई कर गया, आपने तो कहा था 50% कम से कम होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है सर, आपने कैसे बता दिया? अरे भाई सेफ का मतलब बाउंड्री नंबर नहीं होता है, एग्जैक्ट बाउंड्री नंबर नहीं पता है मुझे कितना होगा। मेरी समझ के अनुसार जो 50-55% की रेंज में है वो मेंस के लिए प्लान शुरू कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूं। अब हो सकता है कि 40% के ऊपर 42% पे भी कट ऑफ क्वालिफाई कर जाए, 43 पे कर जाए, क्या पता बच्चे और कम गए हों, ठीक, वो पहले से नहीं बोल सकते। पर इस पेपर के अनुसार आपको सर क्या लगता है पहली बार में कि लगभग कितनी रेंज में हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए? जनरल कैटेगरी वाले को सिविल में अगर 50 से 55% के बीच स्कोर है तो मुझे लगता है ये सेफ स्कोर होगा मेंस की तैयारी करने के लिए, ठीक। दूसरा, निगेटिव मार्किंग को लेकर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक जगह इन्होंने 0.33 कहीं लिख दिया था और बाकी जगह 1/3 लिखा हुआ है, तो कितना मान के चलें? +2 - 0.67, ये है। प्लस में 2 नंबर का क्वेश्चन है और नेगेटिव 0.67, क्योंकि 1/3 हमेशा इसी तरह चलता है। 1/6 तो मुझे नहीं याद है किसी एग्जाम में रहा है, क्योंकि अगर 0.33 में लिख दूंगा तो 1/6 हो जाएगा और उतना तो किसी एग्जाम में नहीं रहता, ये सबको पता है। निगेटिव मार्किंग या तो 1/4 होती है या 1/3 होती है। जितने नंबर का क्वेश्चन है या तो उसका 1/4 या तो इसका 1/3, यही रहता है हर एग्जाम में। 1/6 तो मैंने देखा नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं कभी 1/6 कहीं सुना हूं मैंने। तो एक जगह इन्होंने 0.33 कहीं लिख दिया था, उसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये 1/3 या 1/4 ये फॉलो होता है। प्लस का 2 - 0.67, टेस्ट सीरीज में भी हमने यही रखा था, टेस्ट सीरीज में ही फॉलो हमने इसी को किया था, ठीक है। मैकेनिकल में अभी तक मेरे को जो रिस्पॉन्स आया है, काफी बच्चों का स्कोर आ चुका, कम से कम समझो 200-300 बच्चों ने तो नंबर भेजे ही हैं। मैकेनिकल में एवरेज स्कोर बच्चों का ज्यादा है, एवरेज स्कोर जो आ रहा है कई बच्चों का, पता नहीं क्या रीजन है कि मैकेनिकल का जो स्कोर आ रहा है बच्चों का, देखो मैकेनिकल में फाइट भी ज्यादा है, वैकेंसीज भी कम रही हैं, काफी अच्छे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं जॉब के लिए, तो यहाँ पे कंपटीशन टफ है रिलेटिवली, मुझे ये लगता है। मैकेनिकल का कंपटीशन औरों की तुलना में ज्यादा स्टिफ है, और ये आप लोगों को खुद ही फील होगा, कट ऑफ हर एग्जाम में देखते होगे, मैकेनिकल में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट फाइट दे रहे हैं। तो मैकेनिकल में अभी तक जो मुझे स्कोर आ रहा है 160, 70, 80, 90 तक की रेंज है।
120-30 में कम दिख रहा है मुझे कि 120 पे कोई उम्मीद करे। आएगा क्या नहीं आएगा मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर मुझे अभी तक जो नंबर बच्चे आ रहे हैं वो 160-70, काफी बच्चों का 70+ स्कोर आ रहा है। अब पूरी लिस्ट मैंने बनाई नहीं अभी कितनी है, पर बहुत बच्चों का एवरेज स्कोर मैकेनिकल में 60, 70, 80 ये रेंज आ रहा है। एक बच्चे का 210 का भी भेजा है उसने मैच करने के बाद। सिविल में जो भेज रहे हैं 55, 60, 50, 65 ये रेंज बहुत है। 50% इससे 55 के बीच सिविल में ज्यादा रेंज है। मैकेनिकल में ऊपर की तरफ, सिविल की तुलना में मैकेनिकल में स्कोर ऊपर है। मैं रिलेटिव स्कोर की बात करूं तो मैकेनिकल में रिलेटिव स्कोर सिविल की तुलना में ऊपर जा रहा है, और क्राउड भी मुझे लगता नहीं मैकेनिकल में कम होगा। अच्छा खासा बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है मैकेनिकल में भी। इलेक्ट्रिकल में भाई सीटें कम है, इलेक्ट्रिकल के लिए प्रेडिक्शन में नहीं कर पाऊंगा। सीटें बहुत कम है इलेक्ट्रिकल में, 150 पे क्वालिफाई कोई कर जाएगा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि सीटें इतनी कम है। 15 गुना कहूं भी तो 50 बच्चों का कैसे रैंक निकालोगे, या 60 की रैंक कैसे निकालोगे। सीटें बहुत कम है, रीजन ये है इलेक्ट्रिकल में। नंबर ऑफ सीट इलेक्ट्रिकल कितनी है ध्यान है किसी को तो बताए, उसका 15 गुना कर लो, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत कम है, ये दिक्कत है। हाँ, पर अगर कोई 180 स्कोर कर रहा है तब तो उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मतलब एकदम से बढ़िया स्कोर जा रहा हो तब उसको तो मेंस देना चाहिए। 150 वगैरह पे मैं श्योरली नहीं कह पाऊंगा। यहाँ 50-55% की रेंज में सिविल में मैं श्योर हूं कि जनरल वाला मेंस देगा। मैकेनिकल में काफी लोग स्कोर जो भेज रहे हैं हायर साइड पे है, सिविल से समझो 3-4% ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिकल में बहुत बढ़िया स्कोर 170, 180, उसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। 150-55 पे मैं श्योरली कह नहीं पाऊंगा, जो मेरी अपनी समझ है। कितना जाएगा वो टाइम बताएगा, पर मुझे जो लग रहा है अभी तक के स्कोर के हिसाब से। और कोई कुछ भी देखो, एक दिक्कत क्या है, अब एक पर्सन ने क्या कहा 120 क्वेश्चन 150 में से, इस तरह की बातें, बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो क्या होंगे। एक पर्सन ने कहा कि 150 में से कंफर्टेबली 120 तक कर सकते थे। मतलब मजाक चल रहा है क्या चल रहा है ये। अरे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल हर ब्रांच के बच्चे हैं, कई सारे क्वेश्चन मैकेनिकल के हैं। भले तुमको गूगल सर्च करने के बाद क्वेश्चन आसान लग रहे हो, पेपर में एफिशिएंसी 30% घट जाती है, इतना प्रेशर होता है, कोई कितना ही बड़ा 30 मार्क हो। 150 में 120 कह रहे हैं कि सिंपल थे, आराम से इतना तो कर ही लेते। अरे मजाक चल रहा है क्या, 240 नंबर एवरेज बच्चा लाएगा। तो इस तरह की बातें फालतू की सुन के प्रेशर मत डालो अपने ऊपर। मुझे ये मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, मुझे मतलब ये है कि बच्चों की साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए इन सब फालतू स्टेटमेंट की वजह से। 150 में 120 कंपटीशन है कि क्या चल रहा है ये। अभी जब स्कोर आएगा देख लेना। 2 दिन हुए पेपर हुए, कई लोग पहले दिन कह रहे 200 अब बनेगा। जब आंसर की रिलीज होना शुरू हुई, क्वेश्चन का डिस्कशन आए, और मैंने पहले ही दिन कहा था कि 5-7 क्वेश्चन तो वेरी करेंगे जिनको कोई बोल नहीं सकता सही है कि नहीं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा 10-20 नंबर ऊपर नीचे वेरिएशन आता है, और वो आ रहा है। पर कंपटीशन बच जाता है, जल्दी ज्यादा व्यू चाहिए, पहले दिन सब रिलीज कर दो। एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन होना चाहिए कायदे से। तो ये सब फालतू बातों को प्रेशर मत बनाना कि 120 150 में आसान नहीं, टीचर भी नहीं ला पाएगा, बस स्टूडेंट की तो बात छोड़ो। जब एक टीचर इतना सारा पढ़ा नहीं सकता तो एक बच्चा नन्ही सी जान बेचारा इतना सारा कैसे कर लेगा। कितने आसान पेपर हो, टाइम 4 ही महीने मिले थे, सिलेबस हिमालय के बराबर था, तो उतने टाइम में कोई बच्चा 55% भी ले आ रहा है, वो एक अच्छा स्कोर है। तुम यहाँ एसी कमरे में बैठ के गूगल देख के आंसर निकाल दे रहे हो, बच्चे को बेचारे को याद रखना पड़ेगा, उसके मेमोरी पे है कि क्या आंसर होगा क्या नहीं। कंपटीशन है, मजाक नहीं चल रहा है, उम्र बीत गई पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ 120 नंबर 150 मतलब क्वेश्चन 240 नंबर कट ऑफ भेज रहे हैं, और जब पढ़ाना था तो पढ़ाया नहीं सिलेबस। पर्सनली मुझे किसी से मतलब नहीं है, बस मुझे ये मतलब मिसगाइड मत करिए। और यही सब सुन के स्टूडेंट प्रेशर में आते हैं, फिर वो मेरे से पूछते हैं। DFCCIL रेलवे क्लास इंद्रजीत अब 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी, आज रेलवे का पेपर होने दो, RRB का एग्जाम हो जाए, कई बच्चे कॉमन है ना, अब RRB आज हो जाएगा फिर शुरू करेंगे। अच्छा, आपकी मेंस की जो अप्रोच है तो मैंने बता दिया भाई कितना कितना स्कोर जो है मेंस की तैयारी के लिए जाना चाहिए। मेंस के लिए आज बैठकर सबसे पहले तो प्लानर बना लो। मेंस की तैयारी जिनको शुरू करनी है बता दिया, आज बैठ के प्लानर बनाइए, सिलेबस निकालो। 2 पेपर होंगे, एक में आपका 25 क्वेश्चन हिंदी आएगा, एक में 25 क्वेश्चन GS आएगा, साथ में टेक्निकल
पेपर 1 और टेक्निकल पेपर 2, ये 2 ही पेपर होने ना मेंस में। 25 क्वेश्चन हिंदी, तो हिंदी आपको समझ आ गया किस तरह का रहेगा, लेवल वैसे ही रहेगा, बहुत ज्यादा लेवल में अंतर नहीं आएगा। हाँ, एक आध पैसेज वैसेज डाल सकता है, एक आध पैसेज वगैरह ऐड कर सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए, पर पैसेज में तो सही है, वहीं से आंसर पता लगता है। पैसेज वगैरह एक आध ऐड कर सकता है, थोड़ा सा लेवल चेंज, बाकी जनरल क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, बहुत अंतर नहीं आएगा। जीएस वाले में जैसा आपको प्रीलिम्स के लिए बताया वही जीएस आपका मेंस में आएगा। और कितने क्वेश्चन जीएस में क्लास के बने थे, मैंने मैच करवाए हैं। एक बच्चा कह रहा कि सर आपने तो कहा था जीएस बहुत सिंपल रहेगा, 25 क्वेश्चन में से मैच करवाए हैं, जबकि एप्टीट्यूड में भी जीएस से क्वेश्चन आए हैं, और जो आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। 15 कहे थे, 15 से ऊपर ही है, बल्कि जो सीधे सीधे क्वेश्चन है। जिसको भी डाउट रहे सीधा कमेंट में बता दे, मैं मैच करा के बता दूंगा, पिछली क्लास में बताया भी था, सीधे सीधे क्वेश्चन है। और प्रीलिम्स के लिए फिर कह रहा हूं, प्रीलिम्स के लिए जीएस जो पढ़े हो वही काम आएगा, अलग से जरूरत नहीं। करंट अफेयर और ऐड होगा बस, इसमें सिर्फ करंट अफेयर ऐड करने की जरूरत है और कुछ नहीं, वो मैं अपने आप ऐड करूंगा, करंट अफेयर अपने आप में ऐड कर दूंगा। करंट के अलावा इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास टाइम भी पूरा मिल रहा है, टेक्निकल ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, 2 घंटा दिन का इसको रखो पैरेलल, आराम से टाइम पे तैयार कर लोगे। 80% टाइम आपका टेक्निकल पर जाए, 20% इसके लिए जाए, आराम से 4 महीने में बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट फिर बता रहा हूं, जीएस के सब्जेक्ट वही 8 सब्जेक्ट है जीएस के, 8 सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके एंड करंट अफेयर्स, 4 हो गए। लाइफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th लेवल का, इसके अलावा आईसीटी, इन्वायरमेंट। जीएस का मतलब यही सब्जेक्ट हैं, और यही एसएससी जेई में भी आएगा, अभी जो भी एग्जाम दोगे एसएससी जेई में भी यही आना है। ठीक है भाई, अब लग रहा है सारी चर्चा हो गई है। टेक्निकल के बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों के कोर्स में पड़े हुए हैं, सिविल का तो लगभग सारा ही है, मैकेनिकल में एक आध छोड़ के सब है, चेक फोल्डर चेक कर लो। प्रीलिम्स वाले बैच को ही मेंस का एक्सेस मैंने शुरू में ही दे दिया था, बिना किसी एडिशनल फीस को ऐड किए हुए। उस समय कुछ लोग कह रहे सर हमें मेंस नहीं करना, खाली प्रीलिम्स करना है, तो प्रीलिम्स के बैच को मेंस का एक्सेस मैंने विदाउट एडिशनल कॉस्ट दिया हुआ है। मेंस का फोल्डर एक बार चेक करो अपना, कितना टेक्निकल पड़ा हुआ है, उससे आइडिया लगेगा। तो जो आप प्री की तैयारी कर रहे थे, मेंस का प्लान पहले से दिमाग में था कि आगे जब जरूरत पड़ेगी ही, तो मेंस के सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल के लगभग मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में 3-4 छोड़ के सारे होंगे। तो एक बार मेंस का फोल्डर चेक कर लो, आपके कोर्स में ही पड़ा हुआ है, प्रीलिम्स वाले में ही मेंस भी इंक्लूडिंग है। फोल्डर ओपन कर लीजिए, मिल जाएगा मेंस काफी कुछ। ठीक है, अंकित कह रहे हैं मेंस की टेस्ट सीरीज अभी तुरंत इमीडिएट प्लान तो अंकित नहीं है, 2-4 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे, अभी तुरंत जल्दबाजी मत करो, 2-4 दिन में अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई। क्लासेस, अब आरआरबी का पेपर आज हो जाएगा, 1-2 दिन में फिर क्लासेस शुरू कर देंगे। डीएफसीसीआईएल रेलवे में जो कोर्स है पूरा कंप्लीट है, केवल इसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है डीएफसीसीआईएल रेलवे के बारे में, ये बताना है, तो इसकी 2-3 क्लासें हैं, ये भी करा दूंगा मैं। और करंट अफेयर 20 मार्च तक का करा दिया था, 1 महीने का जो डाटा है 2-3 क्लास में ऐड हो जाएगा करंट अफेयर। अभी 30 तारीख से पहले ये 2 चीजें करा दूंगा मैं इस महीने में, डीएफसीसीआईएल रेलवे ये खत्म कर दूंगा, तो वो एग्जाम का सिलेबस आपका पूरा रेडी हो जाएगा। एक यही टॉपिक एडिशनल है, बाकी जो हमने पढ़ाया हुआ है सेम है। करंट अफेयर ऐड कर देंगे, वो भी इसमें काम आ जाएगा, और अप्रैल तक का डाटा पूरा हो जाएगा करंट अफेयर का, ईएसवीएस सब में आएगा ये। तो करंट अप्रैल तक का कर देंगे, फिर आगे उसके बाद जून वगैरह में कराएंगे इसको, अब मई जून वगैरह में। तो ये 2 अभी 30 से पहले कराएंगे, उसके बाद फिर आपके अगले सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू। जो बैच वगैरह हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं वहां से देख लिया करें, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक रहते हैं, वहां से देख लिया करो। ठीक है क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिसका नहीं हुआ वो सेल्फ एनालिसिस करे, क्या एग्जाम की तैयारी वो कर सकता है अच्छी तरीके से, उसको फोकस करे। 50 एग्जाम को टारगेट नहीं करना, 1 से 2 पेपर को ही लेकर चलना है, बहुत सारे पेपर को लेकर नहीं। ठीक है।